हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिपिड राफ्ट्स के बारे में। लिपिड राफ्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासतौर पे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप गेट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं या CSIR के एस्पायरेंट हैं या फिर आप CUET, ICMR, DBT किसी भी एग्जामिनेशन में अगर आप जाते हैं तो लिपिड राफ्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल बायोलॉजी का और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करता है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज़ किया है आज के लेक्चर में इसके ऊपर बात करने के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में जाकर के हम इससे रिलेटेड कुछ जो PYQs आए हुए हैं पिछले एग्जाम में उसको भी ज़रूर देखेंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देते हैं कि ये आखिर जो लिपिड राफ्ट वगैरह है इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये किस तरीके से काम करता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग आए तो व्हाट इज़ लिपिड राफ्ट, ये लिपिड राफ्ट क्या होता है इसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिपिड राफ्ट के बारे में यहाँ पे मेंशन दिया हुआ है। तो लिपिड राफ्ट्स आर स्पेशलाइज्ड, हीट्रोजीनियस एंड हाईली हीट्रोजीनियस होते हैं एंड हाईली डायनेमिक माइक्रोडोमेन्स विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे पता होनी चाहिए आपको कि लिपिड राफ्ट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज्ड कहने का मतलब ये स्पेसिफिक, इनके जो कंपोनेंट हैं या इनकी कंपोजिशन जो है वो स्पेसिफिक है। ये बाकी जो सेल मेम्ब्रेन है या बाकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ अलग लगते हैं। दूसरी चीज़, हीट्रोजीनियस होते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाए ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, उसके बारे में भी अभी बात कर देंगे। नेक्स्ट, हाईली डायनेमिक माइक्रोडोमेन्स होते हैं। हाईली डायनेमिक का मतलब क्या हो गया? डायनेमिक मतलब कंटिन्यूअसली चेंज होते रहने वाला। तो यानी कि लिपिड राफ्ट का कंपोजिशन जो है वो कंटिन्यूअसली बदलता रहता है, इसीलिए हम इसको डायनेमिक बोल रहे हैं। माइक्रो डोमेन का मतलब क्या हो गया? माइक्रो मतलब बहुत छोटा, डोमेन मतलब एरिया समझ लीजिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत छोटे छोटे एरियाज में लिपिड राफ्ट मौजूद होते हैं। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई हमें, और ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? यूकैरियोटिक सेल पे के ऊपर देखे जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर के हमारी बात हुई लिपिड राफ्ट की जो डेफिनेशन है उसके बारे में। दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सराउंडिंग मेम्ब्रेन बाय देयर यूनिक लिपिड प्रोटीन कंपोजिशन। तो जो सराउंडिंग मेम्ब्रेन है, जो बाकी आसपास की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उससे ये थोड़े से अलग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिपिड एंड प्रोटीन कंपोजिशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक रहता है। आपको वैसे जानकारी होगी कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड और प्रोटीन से ही बनता है, बट यहाँ पे लिपिड राफ्ट के अंदर ये लिपिड प्रोटीन कंपोजिशन कुछ यूनिक होता है। कैसे यूनिक होता है उसको अभी आगे देख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें, दीज नैनोमीटर स्केल प्लेटफॉर्म्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग सेल्युलर प्रोसेसेस एक्टिंग एज ट्रांजिएंट असेंबली पॉइंट्स फॉर वेरियस मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या है? इनका डायमेंशन कितना है? नैनोमीटर के डायमेंशन में ये होते हैं, इसीलिए इनको माइक्रो डोमेन्स बोला जा रहा है। दूसरी बात क्या हो गया? इनके बहुत सारे क्रूशियल रोल हैं। ऐसा ही नहीं है कि बस किसी वजह से ये पाए जा रहे हैं या इनके पीछे कोई रीज़न नहीं है। नहीं, इनके पीछे, इनके पाए जाने के पीछे बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ये बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस में काम आते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ मेंशन भी है बहुत सारे सेलुलर प्रोसेसेस। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो सेल सिग्नलिंग, प्रोटीन ट्रैफिकिंग वगैरह में इनका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से इनकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इसके अलावा ये ट्रांजिएंट असेंबली पॉइंट्स हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए, यानी कि इन जगहों पे या जो लिपिड राफ्ट्स हैं वहाँ पे आकर के ये असेंबली पॉइंट की तरीके से लिपिड राफ्ट काम करते हैं, यानी कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आकर के असेंबल करते हुए चले जाते हैं। तो दिस इज़ द असेंबली पॉइंट, ये पॉइंट भी याद रखना है। तो अब देखते हैं ज़रा यहाँ पे, अगर आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा पोर्शन जो है वो लिपिड राफ्ट का पोर्शन है। अगर आप देख पा रहे हैं तो लिपिड राफ्ट में प्रोटीन्स हैं। ये एक रिसेप्टर प्रोटीन दिख रहा है आपको, GPCR, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर यहाँ पे ये। इसके अलावा जी प्रोटीन है यहाँ पे। इसके अलावा कोलेस्टेरॉल यहाँ पे दिख रहा है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स नज़र आ रहे हैं। तो इस तरीके का कुछ कॉम्पोजिशन यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। लेकिन अभी डिटेल में बात करेंगे कि इसमें जो जो प्रोटीन्स हैं या जो जो लिपिड्स पाए जा रहे हैं उनका क्या स्पेसिफिक रोल है, उसको भी देखेंगे। लेकिन ये देखिए, ये पोर्शन आपका लिपिड राफ्ट का है। यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करें तो दिस इज़ माय लिपिड राफ्ट पोर्शन, और ये बाकी जो नॉन लिपिड राफ्ट वाला एरिया है वो ये है, या इधर वाला नॉन लिपिड राफ्ट वाला एरिया है। तो लिपिड राफ्ट जो है वो छोटे छोटे एरियाज पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर। इतनी चीज़ समझ में आई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो पहली स्लाइड क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि की कंपोनेंट्स क्या क्या हैं लिपिड राफ्ट के।
तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पाया जा रहा है कोलेस्टेरॉल। सबसे पहला जो नाम आता है वो कोलेस्टेरॉल का है। अब कोलेस्टेरॉल का क्या रोल है इसको देख लेते हैं। कोलेस्टेरॉल कॉर्नरस्टोन है राफ्ट की स्टेबिलिटी के लिए। दैट मीन्स लिपिड राफ्ट को स्टेबिलाइज करने के लिए, लिपिड राफ्ट को एक प्रॉपर स्टेबिलिटी देने के लिए ये कोलेस्टेरॉल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर एक्चुअली रिजिड होता है। आपको पता होगा कोलेस्ट्रॉल जो होती है वो रिंग शेप स्ट्रक्चर होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, और वो टाइट पैकेजिंग कराता है लिपिड्स की टाइट पैकेजिंग कराने की वजह से ये जो लिपिड राफ्ट होते हैं उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा ऑर्डर्ड बन जाता है। अब अगर आपने थोड़ी बहुत फिजिक्स देखी होगी तो ऑर्डर्ड और नॉन ऑर्डर्ड के बारे में आपको पता होगा, अनऑर्डर्ड के बारे में आपको पता होगा, डिसऑर्डर्ड कहना चाहिए, सॉरी। तो यहाँ पे टाइट पैकेजिंग देखने को मिलती है लिपिड्स की, क्रिएटिंग अ मोर ऑर्डर्ड एंड लेस फ्लूइडिक एनवायरनमेंट कंपेयर टू द बल्क मेम्ब्रेन। जो बाकी की जो मेम्ब्रेन है उसके कंपैरिजन में जो लिपिड ड्राफ्ट्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर ज़्यादा ऑर्डर्ड होता है, ज़्यादा टाइट होता है, इसीलिए ये लेस फ्लूइडिक भी कह रहे हैं इसको। तो ये सारा का सारा काम कौन करवा रहा है? कोलेस्टेरॉल करवा रहा है। टाइटनेस बढ़ा रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो ये सारी रिजिडिटी बढ़ा रहा है, तो ये सारा का सारा काम जो है वो कोलेस्टेरॉल का है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्फिंगोलिपिड्स। यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोलिपिड्स के ऊपर कि कौन सा या क्या ज़्यादा, आई मीन टू से कंपोजिशन के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है लिपिड ड्राफ्ट में। तो अब आ जाते हैं स्फिंगोलिपिड्स में। स्फिंगोलिपिड्स होते हैं क्या है? लॉन्ग सैचुरेटेड एसाइल चेन ऑफ स्फिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स facilitate strong van der Waal interaction contributing significantly to raft rigidity and integrity। तो आपको पता, अगर आपने थोड़ा बहुत लिपिड के बारे में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि स्फिंगोलिपिड्स जो होते हैं वो लॉन्ग सैचुरेटेड एसाइल चेन्स होते हैं, लंबी लंबी इनकी चेन्स होती हैं। अब अगर लंबी चेन्स होगी तो इन चेन्स के बीच में वैन डर वाल इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाएगा। अब अगर वैन डर वाल इंटरैक्शन पाया जा रहा है तो यहाँ पे राफ्ट की रिजिडिटी और तो और इंटीग्रिटी दोनों ही बढ़ जाती है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि रिजिडिटी और इंटीग्रिटी किसकी वजह से बढ़ रही है? स्फिंगोलिपिड्स की वजह से यहाँ पे बढ़ जा रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अभी तक कोलेस्ट्रॉल के बारे में जब देख रहे थे तो हमने कहा था टाइटनेस बढ़ जा रही है या नॉन फ्लूइडिटी हो रही है या फ्लूइडिक नहीं रह जा रहा, कोलेस्ट्रॉल का रोल था। यहाँ पे देख रहे हैं तो रिजिडिटी और इंटीग्रिटी इंक्रीज हो रही है स्फिंगोलिपिड्स की वजह से। स्फिंगोमाइलिन, ये पॉइंट याद रखिएगा, और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स, कौन कौन से प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जीपीआई एंकर्ड प्रोटीन्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स के बारे में देखा था, एसआरसी फैमिली काइनेजेस, यानी कि काइनेजेस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, कैवियोलिन्स देखने को मिलते हैं, और रिसेप्टर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो दीज आर द प्रोटीन्स दैट आर प्रेजेंट। ये प्रोटीन्स हैं जो पाए जाते हैं आपके लिपिड ड्राफ्ट्स के अंदर। तो तीन चीज़ें हैं, फिर से याद रखिए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, दूसरा हो गया स्फिंगोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स में आपको स्फिंगोमाइलिन और ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स का नाम याद रखना है, और प्रोटीन्स में कैवियोलिन हो गया, जीपीआई हो गया, एसआरसी फैमिली काइनेजेस हो गया, और रिसेप्टर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पे होते हैं। तो ये हो गया आपका जो की कंपोनेंट्स हो गए। अब आते हैं स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ लिपिड राफ्ट्स। स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं? तो जैसा कि मैंने बताया था कि हाईली ऑर्डर्ड एंड टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो लिपिड राफ्ट जो है वो एग्जिबिट अ लिक्विड ऑर्डर्ड फेज कैरेक्टराइज्ड बाय डेंसली पैक्ड लिपिड्स एंड रिड्यूस्ड लेटरल डिफ्यूजन कंट्रास्टिंग विद द मोर फ्लूइड लिक्विड डिसऑर्डर्ड फेज ऑफ द सराउंडिंग मेम्ब्रेन। तो कहने का मतलब क्या है कि एग्जिबिट अ लिक्विड ऑर्डर्ड फेज कैरेक्टराइज्ड बाय डेंसली पैक्ड लिपिड्स। तो ये जो लिपिड राफ्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो लिक्विड ऑर्डर्ड फेज कहलाता है, एग्जिबिट अ लिक्विड ऑर्डर्ड फेज। लिक्विड ऑर्डर्ड फेज का मतलब क्या है? यहाँ पे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स के बीच में, और जैसे मैंने पीछे भी बताया था कि ज़्यादा ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होता है लिपिड राफ्ट एज कम्पेयर टू जो बाकी एरिया है। तो इसको हम लिक्विड ऑर्डर्ड फेज भी बोलते हैं, और ये कैरेक्टराइज किस वजह से लिक्विड ऑर्डर्ड फेज है? क्योंकि डेंसली पैक्ड लिपिड्स हैं यहाँ पे, और ये डेंसली पैक्ड लिपिड्स लेटरल डिफ्यूजन नहीं कर पाते। आपने अगर डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स हैं उसके बारे में, लेटरल डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक ही जो लेयर है वो उससे अगर लिपिड जो है मूव करके किसी दूसरी जगह पे चला जाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मूवमेंट बिटवीन द लेयर्स, नहीं, एक ही लेयर से अगर मूवमेंट हो रहा है तो दिस इज कॉल्ड एज लेटरल डिफ्यूजन। बट यहाँ पे लेटरल डिफ्यूजन जो है वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि डेंस पैकेजिंग है, ठीक है। लेटरल डिफ्यूजन कंट्रास्टिंग विद द मोर फ्लूइड लिक्विड डिसऑर्डर्ड फेज,
ज़्यादा लिक्विड, ज़्यादा जिसको हम बोल रहे हैं ज़्यादा फ्लूइड लिक्विड डिसऑर्डर्ड फेज आसपास के एरिया का है, और यहाँ पे जो है वो कम, यहाँ पे जो है वो लिक्विड ऑर्डर्ड फेज ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। डिसऑर्डर्ड फेज आसपास में और ऑर्डर्ड फेज जो है वो लिपिड ड्राफ्ट में। अब जिसकी वजह से डिटर्जेंट रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन बन जाती है। आपको पता होगा कि जब मेम्ब्रेन को हमें डिस्टॉर्ट करना होता है, जब मेम्ब्रेन को हमें ब्रेक करना होता है, तो ज़्यादातर डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी ज़्यादातर केसेस में ट्राइटोन एक्स का इस्तेमाल किया जाता है। बट ये जो एरिया है, लिपिड ड्राफ्ट का जो एरिया है, वो डिटर्जेंट रेजिस्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसकी डेंस पैकेजिंग की वजह से। तो देयर रेजिस्टेंस टू एक्सट्रैक्शन बाय माइल्ड नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। ट्राइटोन एक्स जो है वो माइल्ड डिटर्जेंट है, नॉन आयनिक डिटर्जेंट है, उसका ही इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है लो टेम्परेचर्स पे। बट यहाँ पे डिटर्जेंट रेजिस्टेंस शो करता है। जो लिपिड ड्राफ्ट होता है उसको उतनी आसानी से वहाँ से रिमूव नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ द डेंस पैकेजिंग। इसी को बोलते हैं डिटर्जेंट रेजिस्टेंट मेम्ब्रेन, DRMs। ठीक है, अब बात करते हैं बायोकेमिकल फ्रैक्शनेशन की। तो डिटर्जेंट रेजिस्टेंट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ देयर विजुअलाइजेशन एंड प्योरिफिकेशन वाया डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इनका आइसोलेशन वगैरह किस तरीके से किया जाता है? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, क्योंकि ज़्यादा डेंस है। अब यहाँ से ट्राइटोन एक्स के थ्रू तो निकाला नहीं जा पाता, इसको यहाँ पे लिखा भी हुआ है रेजिस्टेंट है एक्सट्रैक्शन के लिए माइल्ड नॉन आयनिक डिटर्जेंट से। तो बायोकेमिकल फ्रैक्शनेशन इसका कैसे किया जाता है? बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन यील्डिंग द डिटर्जेंट रेजिस्टेंट माइक्रोडोमेन फ्रैक्शन। तो डिटर्जेंट रेजिस्टेंट माइक्रोडोमेन फ्रैक्शन का मतलब यही लिपिड ड्राफ्ट वाला जो पोर्शन है वो डेंसिटी की वजह से उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये मेन फीचर हो गया। ठीक, तो याद रखिएगा DRM की प्रॉपर्टी और बायोकेमिकल फ्रैक्शनेशन कैसे होगा? डेंसिटी ग्रेडियंट के थ्रू। यहाँ पे डायग्राम भी दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली आप ये लिपिड ड्राफ्ट का एरिया देखिए और बाकी जगह का हिस्सा देखिए यहाँ पे या यहाँ पे, तो दोनों का हिस्सा काफ़ी अलग नज़र आ रहा है। डेंसिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। क्यों? कोलेस्ट्रॉल है, स्फिंगोमाइलिन है, ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स पाए जा रहे हैं, प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, इस वजह से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं और देखते हैं डाइवर्स मॉर्फोलॉजीज या टाइप्स ऑफ लिपिड ड्राफ्ट्स। लिपिड ड्राफ्ट्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा प्लेनर लिपिड ड्राफ्ट्स। तो दीज आर फ्लैट, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखेंगे तो फ्लैट नॉन इन्वेजिनेटेड माइक्रोडोमेन्स, एकदम फ्लैट जैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन्वेजिनेटेड माइक्रोडोमेन्स, ठीक है, नॉन इन्वेजिनेटेड माइक्रोडोमेन्स मतलब यहाँ पे इन्वेजिनेशन नहीं होता, अंदर की तरफ मूवमेंट नहीं। भी मैं यहाँ पे दिखाऊंगा दूसरे वाले केस में, वहाँ पे इन्वेजिनेशन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे क्या केस है? नॉन इन्वेजिनेटेड है। ऑफन एनरिच्ड इन फ्लोटिलिन प्रोटीन्स। तो यहाँ पे ज़्यादातर केसेस में जो प्लेनर लिपिड ड्राफ्ट्स होते हैं वहाँ पे एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं फ्लोटिलिन प्रोटीन। फ्लोटिलिन प्रोटीन, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, फ्लोटिलिन प्रोटीन्स। ठीक है, दे सर्व एज प्लेटफॉर्म्स फॉर द सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्सेस, रिसेप्टर क्लस्टरिंग एंड प्रोटीन सॉर्टिंग। अब प्लेनर लिपिड ड्राफ्ट के यहाँ पे फंक्शनैलिटी दी हुई है, बहुत कॉमन आस्क्ड क्वेश्चन है। तो क्या क्या काम करते हैं? सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्सेस की तरीके से काम करेंगे, सिग्नलिंग में यूज़ होते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो रिसेप्टर क्लस्टरिंग में इस्तेमाल होंगे, रिसेप्टर्स को एक साथ लेकर के आना। तो रिसेप्टर्स और जो सिग्नल कर रहे हैं उनको एक साथ लेकर के आने का काम प्लेनर ड्राफ्ट्स करते हैं। और फाइनली जो है प्रोटीन सॉर्टिंग का काम। अब आपने पढ़ा होगा प्रोटीन सॉर्टिंग जो है वो एक अलग ही टॉपिक है, उसके ऊपर अभी हम नहीं जा सकते। प्रोटीन सॉर्टिंग में भी ये प्लेनर ड्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब बात करते हैं कैवियोले की। कैवियोले में क्या हो रहा है? कैवियोले डिस्टिंक्ट फ्लास्क शेप्ड इन्वेजिनेशन है। तो आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, आपको लग रहा होगा फ्लास्क जैसा शेप है, अंदर की तरफ इन्वेजिनेटेड है, तो इसको फ्लास्क शेप इन्वेजिनेशन बोल रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। और यहाँ पे कैवियोलिन प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं। आप यहाँ पे आप जो ये पिंक कलर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये कैवियोलिन प्रोटीन है ये पूरा। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कॉल्ड एज कैवियोलिन। तो कैवियोलिन क्या है? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, खासतौर पे कैवियोली जो लिपिड ड्राफ्ट्स होते हैं उनमें। कैवियोली आर इन्वॉल्व इन एंडोसाइटोसिस। तो ये वाले जो लिपिड ड्राफ्ट हैं इनका मेजर रोल एंडोसाइटोसिस में होता है। एंडोसाइटोसिस में रोल उसका नहीं है, इसका एंडोसाइटोसिस में रोल है। ट्रांससाइटोसिस एंड मैकेनोसेंसिंग। ट्रांससाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस और मैकेनोसेंसिंग में कैवियोली का रोल होता है। और इसका रोल किस में है? प्रोटीन सॉर्टिंग, सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टरिंग और रिसेप्टर क्लस्टरिंग में इसका रोल है। ठीक है, तो ये दो तरीके के आपको ये लिपिड ड्राफ्ट जो है उनके बारे में पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मल्टी फैसेटेड फंक्शनल रोल्स। सबसे पहला जो है वो सिग्नल ट्रांसडक्शन। मैंने आपको बताया भी कि जो लिपिड ड्राफ्ट्स होते हैं उनके मेजर रोल में ये एफिशिएंट सेल सिग्नलिंग बाय क्लस्टरिंग स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं
जो लिपिड ड्राफ्ट का पोर्शन है वहाँ पे बहुत सारे रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं, जैसे GPCR रिसेप्टर टायरोसिन काइनेजेस। इसके अलावा तो अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं तो सिग्नलिंग का जो इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पे एम्प्लीफिकेशन अपॉन लिगेंड बाइंडिंग, तो ये जो GPCRs या जो रिसेप्टर्स हैं उनका नंबर भी बढ़ जाता है जब सिग्नलिंग होती है। तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है कि सिग्नल ट्रांसडक्शन किस तरीके से होता है। तो अल्टीमेटली बस ये समझने की ज़रूरत है कि लिपिड ड्राफ्ट में रिसेप्टर्स वगैरह की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। मैंने पिछले डायग्राम में भी दिखाया था आपकी GPCR में, तो ऑब्वियसली सिग्नलिंग करवाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोसाइटोसिस एंड ट्रैफिकिंग। एंडोसाइटोसिस में मैंने अभी आपको कैवियोली वाला जो लिपिड ड्राफ्ट है उसके बारे में दिखाया था, तो वहाँ समझ में आया होगा दे मीडिएट क्लैथरिन इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। आपने पढ़ा होगा क्लैथरिन की वजह से भी एंडोसाइटोसिस होती है, बट लिपिड ड्राफ्ट जो कैवियोली टाइप के हैं वो क्लैथरिन इंडिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस पाथवे को यूज़ करते हैं। इंटरनलाइजिंग स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स एंड पैथोजेंस, कुछ मॉलिक्यूल्स को और कुछ पैथोजेंस को भी ये अंदर ले लेते हैं। राफ्ट्स ऑल्सो प्ले रोल्स इन मेम्ब्रेन प्रोटीन सॉर्टिंग एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। मैंने आपको बताया प्रोटीन सॉर्टिंग में भी रोल होता है, और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो वेसिकल के फॉर्म में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें भी इसका रोल होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं पैथोजन एंट्री एंड इम्यूनिटी। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे पैथोजेंस जैसे कि वायरसेस, जैसे कि HIV है, इन्फ्लुएंजा है, ये लिपिड ड्राफ्ट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं ताकि वो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर पहुंच सके। ठीक है, तो लिपिड ड्राफ्ट्स को वो एंट्री पॉइंट्स के तरीके से यूज़ करते हैं। तो ड्राफ्ट्स आर ऑल्सो क्रूशियल फॉर इम्यून सेल एक्टिवेशन। अब जब अगर पैथोजेंस अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पे T सेल्स वगैरह एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेटेड रहते हैं, ताकि उनको अंदर आने से रोका जा सके जो भी पैथोजेंस हैं। ठीक है, तो T सेल रिसेप्टर क्लस्टरिंग ड्यूरिंग एंटीजन रिकॉग्निशन। तो ये हो गया, ये मेजर 3 रोल्स हो गए, मल्टीफैसेटेड फंक्शनल रोल्स मैंने बताया, सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गया, एंडोसाइटोसिस एंड ट्रैफिकिंग हो गया, और पैथोजन एंट्री एंड इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पे बात हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबिंग लिपिड ड्राफ्ट्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। तो आप किस तरीके से लिपिड ड्राफ्ट को के बारे में समझ सकते हो। तो डिटर्जेंट एक्सट्रैक्शन मैंने आपको बताया ही था, मैं रुक जाइए यहाँ पे बस पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया। तो डिटर्जेंट एक्सट्रैक्शन के बारे में बताया था कि माइल्ड जो आयनिक डिटर्जेंट्स होते हैं वो यहाँ से इसको निकाल नहीं सकते। एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड सॉल्युबलाइज नॉन ड्राफ्ट मेम्ब्रेन्स लीविंग DRMs इंटैक्ट फॉर आइसोलेशन। तो DRM को आइसोलेट नहीं कर सकते। हाँ, पहले मैंने ही बता चुका, डिटर्जेंट एक्सट्रैक्शन वाली टेक्निक के बारे में याद रखिएगा। दूसरा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। तो आपने पढ़ा होगा फ्लोरेसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र या फ्रैप के बारे में अगर पढ़ा हो, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये ही 2 टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से आप लिपिड ड्राफ्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। तो बेसिकली फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्टडी करने के लिए लिपिड ड्राफ्ट्स को। कोलेस्ट्रॉल डिप्रीशंस, अगर आप कोलेस्ट्रॉल को डिप्लीट कर दें, अब कोलेस्ट्रॉल डिप्लीटिंग एजेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है। एजेंट्स लाइक मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन एक्सट्रैक्ट कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम मेम्ब्रेन्स। तो मेम्ब्रेन से ये मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन जो है मेम्ब्रेन से कोलेस्ट्रॉल को निकाल देगा बाहर। ठीक है, डिसरप्टिंग राफ्ट स्ट्रक्चर, इसकी वजह से क्या होगा, राफ्ट का स्ट्रक्चर डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। और एंड फंक्शन यूज टू वैलिडेट राफ्ट इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेसेस। तो कोलेस्ट्रॉल में राफ्ट की राफ्ट में कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस है, इसको डिटरमाइन करने के लिए और ये देखने के लिए कि राफ्ट कहाँ पे है, आप इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में प्रोटियोमिक्स, मास स्पेक की जो टेक्निक है आइडेंटिफाइज प्रोटीन एसोसिएटेड विद आइसोलेटेड लिपिड राफ्ट फ्रैक्शंस प्रोवाइडिंग अ कम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ राफ्ट प्रोटीन कंपोजिशन। तो मास स्पेक जो है वो आपको वहाँ पे राफ्ट के अंदर जो प्रोटीन का और लिपिड का कंपोजिशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है। अब लिपिड ड्राफ्ट्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस, तो हेल्थ और डिजीजेस में इसका क्या रोल है अगर देखें तो कैंसर प्रोग्नोसिस में काफ़ी तगड़ा रोल है। रुकिए 1 मिनट, जस्ट लेट मी जस्ट चेंज द पेन। ऑल्टर्ड लिपिड ड्राफ्ट, अगर लिपिड ड्राफ्ट का स्ट्रक्चर ऑल्टर कर दिया जाए, कंपोजिशन एंड डायनामिक्स चेंज हो जाए अगर लिपिड ड्राफ्ट की, तो क्या होगा, ऑन्कोजेनिक सिग्नलिंग पाथवे जो है वो इम्पैक्ट हो सकते हैं, सेल का प्रोलिफरेशन बढ़ सकता है, मेटास्टेसिस हो सकती है, जिसकी वजह से ये कैंसर थेरेपी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट की तरीके से यूज़ होते हैं। तो कैंसर हो सकता है अगर डिसरेगुलेशन हो जाता है लिपिड ड्राफ्ट का, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस, तो एल्जाइमर्स के केस में, इन केस ऑफ एल्जाइमर्स लिपिड ड्राफ्ट्स इन्फ्लुएंस द प्रोसेस ऑफ एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन। आपको पता होगा कि एमाइलॉइड प्रीकर्सर प्रोटीन जो है वो एल्जाइमर डिजीज़ का में उसका क्या रोल है। तो एल्जाइमर डिजीज़ में लिपिड ड्राफ्ट का
बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस तरीके से एमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन किस तरीके से प्रोसेस होते हैं और प्रोसेस्ड इनटू एमाइलॉइड बीटा प्लैक्स, अ की हॉलमार्क फॉर द डिजीज। अगेन तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज में भी लिपिड ड्राफ्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हम लोगों ने देखा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस के ऊपर। अब बियॉन्ड वायरल एंट्री मैंने आपको इनिशियली भी बताया था कि वायरल एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे HIV है, इन्फ्लुएंजा वायरसेस हैं, वो लिपिड ड्राफ्ट के थ्रू ही इंटरनलाइज होते हैं। तो ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा, इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए भी, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेस के लिए ये भी मैंने बताया, और फिर कैंसर प्रोग्नोसिस के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब फाइनली समरी देख लेते हैं। तो कंसाइज रिकैप ऑफ द एसेंशियल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले डायनामिक माइक्रो डोमेन्स के बारे में मैंने बताया, रिच कंपोजिशन के भी बारे में मैंने आपको बताया, क्रूशियल फंक्शंस के बारे में मैंने बताया, और ब्रॉडली क्यों स्टडी किया जाता है, किस तरीके से स्टडी किया जाता है, उसके बारे में भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर जो लिपिड ड्राफ्ट के ऊपर पूछे गए। सबसे पहला, आइए अब कुछ MCQs कर लेते हैं, जिससे कि आपकी तैयारी और ज़्यादा शार्प होती हुई चली जाएगी। इसमें मैं क्वेश्चन बोलूँगा और उसके बाद आप वीडियो स्टॉप करके उसका आंसर सोच सकते हैं और उसके बाद आंसर आप देख सकते हैं आगे बढ़ा के वीडियो। सबसे पहले देखते हैं, लिपिड ड्राफ्ट्स आर प्राइमरीली एनरिच्ड इन। तो आप इन सभी के क्वेश्चंस को रोक करके वीडियो यहाँ पे इनके आंसर्स अपने पास लिख सकते हैं और उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं, लिपिड ड्राफ्ट्स आर प्राइमरीली एनरिच्ड इन। तो आपको पता ही होना चाहिए लिपिड ड्राफ्ट जो होते हैं वो किस में एनरिच्ड हैं, कोलेस्टेरॉल में एनरिच्ड होते हैं और स्फिंगोमाइलिन में एनरिच्ड होते हैं। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, कोलेस्टेरॉल और स्फिंगोलिपिड्स या स्फिंगोमाइलिन जो है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में आ जाता है। तो मैं इसको ज़रा जल्दी से इसको लिख लेता हूँ। ये ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा सही है, कोलेस्टेरॉल एंड स्फिंगोलिपिड्स। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन, कैवियोली अ सब टाइप ऑफ लिपिड ड्राफ्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ। आपको मैंने दिखाया था कैवियोली में जो है इनवैजिनेशन हो रहा था, अंदर की तरफ जो एक फ्लास्क लाइक अपीयरेंस नजर आ रहा था। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटीन पाया जा रहा था, कैवियोलिन प्रोटीन पाया जा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकेंड वाला अगेन कैवियोलिन। नेक्स्ट हो गया, विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू आइसोलेट लिपिड ड्राफ्ट्स बेस्ड ऑन देयर यूनिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी क्वेश्चन भी है। आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ट्राइटोन X100 होता है वो इस लिपिड ड्राफ्ट को डिसॉल्व नहीं कर पाता, बट ट्राइटोन X100 जो बाकी जो एरिया है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का उसको डिसॉल्व कर देता है। तो ऑब्वियसली लिपिड ड्राफ्ट का एरिया ही बचा रह जाता है और बाकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाता है। इसीलिए हम इसको रेजिस्टेंट बोलते हैं और कहने को यही एक टेक्निक है जिसकी मदद से आप इसको प्योरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे लिपिड ड्राफ्ट, क्योंकि बाकी सारा एरिया डिसॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये एक टेक्निक का जो टर्मिनोलॉजी है उससे कंफ्यूज मत होइएगा, लेकिन यहाँ पे समझिए वो विच टेक्निक इज कॉमनली यूज्ड टू आइसोलेट लिपिड ड्राफ्ट्स। बाकी चीज़ें डिसॉल्व हो जाएंगी और सिर्फ वो रीजन रह जाएगा। तो ट्राइटोन X एक्सट्रैक्शन जो ट्राइटोन X100 एक्सट्रैक्शन का जो टेक्निक है उसकी मदद से आप आइसोलेट कर सकते हैं लिपिड ड्राफ्ट को। नेक्स्ट आ जाते हैं, लिपिड ड्राफ्ट्स आर वेल नोन फॉर प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन। आपको मैं बता चुका हूँ लिपिड ड्राफ्ट के बहुत सारे रोल्स हैं, जैसे सिग्नल ट्रांसडक्शन हो गया, जैसे कि प्रोटीन सॉर्टिंग हो गया, जैसे कि एंट्री उसके थ्रू होती है वायरसेस या पैथोजेंस की। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सिग्नल ट्रांसडक्शन का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। लास्ट, डिसरप्शन ऑफ लिपिड ड्राफ्ट्स यूजिंग मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन प्राइमरीली अफेक्ट्स द मेम्ब्रेन्स। मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल को डिसॉल्व करवा देता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल निकल जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो लिपिड ड्राफ्ट होते हैं वो खत्म हो जाएंगे वहाँ से। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट को वो डिसरप्ट कर देता है। कौन, मिथाइल बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रीन। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।